हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हैं और वो मुद्दा है आतंकवादियों की ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, ये मुद्दा फिर से चर्चा में इसलिए आया है। पहली बात तो ये कि ये मुद्दा हमेशा चर्चा में बना रहता है, क्योंकि कभी जो FATF है, हाल ही में लगभग 2-3 महीने पहले FATF की ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर निकाला गया, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये FATF है क्या। इसकी ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को शामिल किए जाने के क्या निहितार्थ हैं, या ब्लैक सूची यानी कि काली सूची में शामिल किए जाने के क्या निहितार्थ हैं, ये ब्लैक सूची होती क्या है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज फिर से चर्चा में है। आइए शुरू से इस न्यूज के ऊपर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी हाल ही में जो UNSC है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद ने, याद रखना, 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति, इस समिति का भी जिक्र हम करेंगे कि ये क्या होती है। 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति है, UNSC के अंतर्गत ये समिति काम करती है। इस समिति ने अभी हाल ही में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, इन अब्दुल रहमान मक्की को अपने नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया है। वो अलग बात है कि चाइना ने बेसिकली जो उसका तकनीकी पावर है उससे विड्रॉ किया, लेकिन मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं मक्की, इनको इस आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया इस समिति ने। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान स्थित ये जो मक्की है, अब्दुल रहमान मक्की, ये आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, लश्कर-ए-तैयबा, आपने नाम सुना होगा। लश्कर-ए-तैयबा का जो उप प्रमुख है ये, और जो इसके संस्थापक थे हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा के इस हाफिज सईद का अपना ब्रदर इन लॉ है। इतना हमें ब्लड रिलेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट है। किस संदर्भ में? अब हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये जो 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति है, जिस समिति ने इस व्यक्ति को आतंकवादियों की सूची में शामिल किया, ये समिति क्या है? यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है या आपको ज्ञान होना चाहिए इस बात का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समिति को UNSC का हिस्सा माना जाता है, यानी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा है। और इस समिति का काम क्या है? आतंकवादियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, यानी अलग अलग व्यक्तियों को जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको नामित करना और एक सूची में शामिल कर देना। और आतंकवादियों की सूची में शामिल होने का क्या अर्थ है कि भाई इस व्यक्ति को वीजा नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रतिबंध लगेंगे, अलग अलग देशों में आने जाने पे, है ना, और भी कई तरीके के प्रतिबंध लगते हैं। तो इस समिति का काम यह है कि ये ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करती है। ध्यान रखना दोस्तों, 1999 में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद थी, उसका प्रस्ताव था 1267। इस 1267वें जो प्रस्ताव के बाद अल कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति के रूप में स्थापित किया गया था, और तभी से इसका नाम रख दिया गया 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति, है ना। अब बोल देगा ये प्रतिबंध समिति किसके अंतर्गत काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि UNSC के अंतर्गत ये समिति काम करती है। साथ ही इस समिति में UNSC के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं, यानी 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, सब इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ ही ये जो समिति होती है दोस्तों, ये UNSC प्रस्ताव के मानदंडों के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों और समूहों को चिन्हित करती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई किसी व्यक्ति को चिन्हित कर दिया आतंकवादी के रूप में, किसी समूह को चिन्हित कर दिया। साथ ही केवल चिन्हित नहीं करती कि भाई मान लो हमने 5 व्यक्तियों को इस सूची में डाल दिया, चिन्हित कर दिया कि ये फलाने व्यक्ति जो है आतंकवादी है। चिन्हित ही नहीं करती, बल्कि उन पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख का भी काम करती है। बात समझ में आई कि केवल चिन्हित ही नहीं करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं। इसके साथ ही यह समिति प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर सुरक्षा परिषद जो होती है हमारी UNSC जो है, उसको वार्षिक रिपोर्ट भी
देती है। तो ये समिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आतंकवादियों की लिस्टिंग करने में, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने में, उनके ऊपर प्रतिबंधों की देखरेख करने में, है ना। तो ये समिति आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला मुद्दा हमारे लिए ये है, जैसे यूएनएससी जो है इसने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को नामित किया है, और चाइना तो हमेशा ही एक रोड़ा बन के आता रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चाइना के वर्तमान समय में पाकिस्तान के साथ संबंध कुछ ज्यादा ही सुदृढ़ है। तो इस वजह से कई बार हमें चाइना आतंकवादियों के संदर्भ में कार्यवाही करता हुआ नहीं दिखाई देता है। वो तो एक अलग समस्या हो गई। मेन फोकस हमारी इस न्यूज का ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये समिति क्या है। इसके साथ ही हमें ये नॉलेज जरूर होना चाहिए। हम देखते हैं ना कि भाई यूएनएससी ने काली सूची में डाल दिया आतंकवादियों को, या किसी समूह को ये काली सूची में डाल दिया, या फिर किसी देश को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, एफएटीएफ। अभी मैं बात करूंगी एफएटीएफ की। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका सीधा सा मतलब होता है कि एक तो इनकी जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो यूएनएससी की जो ये समिति है, इसने यदि किसी आतंकवादी को काली सूची में डाला, तो इस काली सूची में डालने के बाद क्या क्या होगा, यानी क्या कार्यवाही की जाएगी इस व्यक्ति के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो इस भाई साहब की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि ये रायता ना फैलाए, देसी भाषा में कहें तो, ताकि ये कुछ ऐसा कांड ना कर दे जिससे जन सामान्य को नुकसान पहुंचे। क्योंकि आतंकवादी क्या कर सकता है? आतंकवादी तो नुकसान ही पहुंचा सकता है अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से किसी को। तो सबसे पहले तो इसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाता है। उनके क्षेत्रों में प्रवेश या पारागमन को रोके, यानी यदि किसी व्यक्ति को इस 1267 सूची के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो इस व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, घूमने फिरने की, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ने का काम किया जाता है। कमर तोड़ने का मतलब यहाँ पे ओरिजिनली कमर तोड़ना मत ले लेना, मतलब कि वो कुछ ऐसी कार्यवाही ना कर सके, उसके पास जो संसाधन है उसको आप खत्म कर दो, ठीक है। इसके साथ ही अल-कायदा से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था को हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण को रोकता है। यानी कोई संस्था या किसी अन्य, जैसे आप देखते हो कि विदेशों में बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी हैं जो हथियार बनाने का काम करती हैं। तो जब इस काली सूची में कोई व्यक्ति या समूह चिन्हित हो जाता है, तो ये कंपनियां इन व्यक्तियों या समूहों को हथियार या फिर इस तरीके के जो भी सामग्रियां हैं उनका हस्तांतरण नहीं कर सकती है। इसके साथ ही आतंकवादी खतरों के जवाब में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के भी अनुकूल है। क्योंकि भाई यदि आतंकवाद को खत्म करना है तो एक राष्ट्र नहीं कर सकता है, सभी राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से ही आतंकवादी खतरों को टाला जा सकता है। तो इस तरीके के प्रयासों के फलस्वरूप जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है उसके विरोध में एक सहयोग बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। यानी यहां तक हमने पढ़ा एक घटना कि एक व्यक्ति को आतंकवादी सूची में डाल दिया गया। उसके बाद हमने 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के बारे में पढ़ा। यह समिति किसके अंतर्गत काम करती है, इसके कितने सदस्य होते हैं, इसका बेसिकली काम क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने ये जाना कि फाइनली यदि किसी व्यक्ति को इस सूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या कार्यवाहियां होती हैं और क्यों होती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तीनों मुद्दे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ अब हमें यह देखना है कि आखिर ये जो घटना हुई है, जो मक्की को इस आतंकवादी सूची में डाला है, इस घटना का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए क्या महत्व है। तो पहली बात, क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों से भारत को अधिक खतरा बना हुआ है। भारत में आप देखोगे बहुत बार आतंकवादी घटनाएं घटी हैं और उन आतंकवादी घटनाओं में कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो लश्कर-ए-तैयबा का जो उप प्रमुख है मक्की, उसको यदि आतंकवाद की सूची में शामिल किया गया तो ये भारत के लिए एक उपलब्धि होगा, क्योंकि भारत को इन संगठनों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और यदि हम बकायदा इस मक्की की बात करें तो भारत में 7 आतंकी हमलों से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारत के लिए ये एक
इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथ ही जो यूएनएससी है दोस्तों, इसके द्वारा लिस्टिंग और प्रतिबंध इस तरीके के खतरों को रोकने का भी काम करते हैं कि भाई मान लो एक व्यक्ति या एक संगठन बार बार आतंकवादी हमलों में संलिप्त है और यदि ये समिति उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है तो इस तरीके के प्रतिबंधों से क्या होगा, आतंकवादी खतरों को टाला जा सकेगा। यह भी भारत के लिए इंपॉर्टेंस है और क्षेत्र में आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए भी प्रभावी उपकरण है, क्योंकि सूची में डालने का अर्थ ही है कि उस व्यक्ति की संपत्ति को फ्रीज कर देंगे या वो किसी से हथियार ले दे नहीं सकता, पारागमन को रोक देंगे, उसका जो संगठन है उस संगठन को बेसिकली इस तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे कि वो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम ना दे सके। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंस भारत के लिए देख लिया आपने। इसके साथ ही जो भारत की नीति है, भारत की नीति क्या है आतंकवाद के प्रति? आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की जो भारत की नीति है उसके प्रति प्रतिबद्धता को मान्य करता है। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान संबंध जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बात आती है कि आप पहले भारत की डिमांड रहती है कि आप पहले आतंकवाद पे कार्यवाही कीजिए, वार्ता बाद में होगी। यानी आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की जो नीति है उसके प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है ये कदम, और कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्यवाही करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालने के लिए भी प्रेरित करता है कि केवल कुछ ही व्यक्तियों की लिस्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा जो आतंकवादी गतिविधियों में लगातार एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखता है। तो इस घटना का इंपॉर्टेंस था भारत के लिए, तो इसलिए आपको इस घटना को जानना और इस घटना के बैक को जानना, बेसिकली जो समिति वगैरह है इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों अब एक बार बात कर लेते हैं एफएटीएफ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा। आखिर ये है क्या? पीटी में भी यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, संगठनों के ऊपर लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो एफएटीएफ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। यहाँ के कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो एफएटीएफ है शुरुआत में 1989 में इसको स्थापित किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। ठीक है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी एक देश के खिलाफ दूसरे देश के खिलाफ, तो इस मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1989 में G7 की पहल पर। G7 आपने एक संगठन सुना होगा, विकसित देशों का संगठन है। इस G7 की पहल पे ये स्थापित हुआ था और ये क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या है कि विश्व की अलग अलग जो सरकारें हैं इसमें भागीदारी करती हैं। ठीक है, समझ में आया? शुरुआत किसके लिए हुई थी? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुई थी इसकी शुरुआत। लेकिन 2001 में 9/11 होता है ना, अमेरिका पे आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद एफएटीएफ ने आतंकवादी वित्त पोषण, टेररिज्म जो फंडिंग है उससे निपटने के प्रयासों को भी इसमें शामिल कर दिया। यानी वर्तमान में जो एफएटीएफ है वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आतंकवादी वित्त पोषण को भी शामिल करता है, यानी दोनों के विस्तार को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगली बात आपको यह समझनी है कि अप्रैल 2012 में एक और विस्तार कर दिया गया इसका। सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उनके प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने का जो प्रयास है उसको भी जोड़ दिया। यानी वर्तमान में 3 आधार हैं जिनके ऊपर एफएटीएफ काम करता है: मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार करने का जो वित्त पोषण है उसके लिए एफएटीएफ, उसको रोकने के लिए एफएटीएफ डेडिकेटेड होकर काम करता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, जो एफएटीएफ है इसने अपने एफएटीएफ मानक विकसित किए हैं और ये मानक क्या है कि ये संगठित अपराध से लेके, भ्रष्टाचार से लेके और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। ठीक है, यानी संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और साथ ही सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए जो वित्त पोषण है उसको रोकने का एफएटीएफ प्रयास करेगा।
और ये इसका गठन कब हुआ ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया किसके तहत हुआ। अब हम इसका मुख्यालय देख लेते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही। पेरिस में जो OECD है ना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इस OECD के मुख्यालय से ही ये FATF संचालित होता है। यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। OECD के मुख्यालय से ही FATF की जो कार्यवाहियां हैं वो संचालित होती हैं। बात समझ में आई? FATF क्या है, कब स्थापना हुई, कहाँ इसका मुख्यालय है और इसके क्या काम है। साथ ही यदि हम इसके सदस्य देशों की बात करें, इसके सदस्य देशों में कौन कौन शामिल है, यदि हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों में लगभग 39 देश इसके सदस्य हैं। भारत सहित लगभग 39 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, एक है यूरोपीय संघ और एक है खाड़ी सहयोग परिषद। बात समझ में आई? 39 सदस्य हैं और इन 39 में 2 संगठन है अपने आप में, पूरा का पूरा EU और पूरा का पूरा खाड़ी सहयोग परिषद इसकी सदस्य है। और हमें ध्यान रखना है कि भारत भी इसका सदस्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि हम इसकी सत्र की बात करें तो प्रति वर्ष 3 बार इसकी बैठक होती है। तो FATF के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है बेसिकली, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने हैं, इसका काम क्या है बेसिकली, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो FATF है ना, ये FATF समय समय पे अपनी सूचियों में, इसकी बेसिकली 2 सूचियां हैं जिनका इनफॉर्मल नाम है, एक सूची का नाम है ग्रे सूची और एक सूची का नाम है ब्लैक सूची, काली सूची। ये चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि हाल ही में अभी लगभग नवंबर के आसपास पाकिस्तान को FATF ने ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया, पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया हुआ था। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर ग्रे सूची में किसी देश को कब शामिल किया जाता है और काली सूची में कब शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम ग्रे लिस्ट की बात करें। ध्यान रखिएगा, ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को तब शामिल किया जाता है जब वो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माने जाते हैं। यानी इन देशों के लिए ये एक चेतावनी होती है कि देखो भाई, आप आतंकी फंडिंग को, आप मनी लॉन्ड्रिंग की सुरक्षित पनाहगाह मत बनिए, आप उसको सपोर्ट मत कीजिए, इसलिए हम, आप कर रहे हो उसको सपोर्ट, इसलिए हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं। लेकिन हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल के एक चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये है कि यदि आपने अपनी ये करतूतें जारी रखी तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ब्लैक सूची में, हम आपको काली सूची में डाल देंगे। और आपको काली सूची में डालने का एक सबसे बड़ा नुकसान होगा कि कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी अंतरराष्ट्रीय बैंक, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाएगी, आपको कोई उधार नहीं देगा, आपको कोई ऋण नहीं देगा, ना ही आपको किसी भी प्रकार का अनुदान इत्यादि मिलेगा। आप कट जाओगे पूरी तरीके से इस तरीके की सहायता से। तो इसलिए चेतावनी के तौर पे ग्रे सूची काम करती है। लगभग 4 साल पाकिस्तान इस सूची में शामिल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में पाकिस्तान को इस सूची से बाहर निकाल दिया गया। बात समझ में आया कि ये जो ग्रे सूची है ये चेतावनी के तौर पे काम करती है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जब ग्रे सूची चेतावनी के रूप में है तो काली सूची में कौन शामिल होंगे? वो देश जो बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, या कहें कि उच्च जोखिम वाले जो देश हैं और जो असहयोगी देश हैं, यानी जो अंतरराष्ट्रीय बातों को भी दरकिनार कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। ऐसे असहयोगी देशों को और उच्च जोखिम वाले देशों को बेसिकली काली सूची में डाल दिया जाता है। और ये मान लिया जाता है कि जो भी कंट्रीज काली सूची में डली हुई हैं कि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग को भी सपोर्ट करते हैं, खुलेआम आतंकी फंडिंग का भी समर्थन करते हैं। और काली सूची में यदि कोई देश चला जाता है तो सबसे पहली बात तो ये उसके लिए अंतरराष्ट्रीय साख का मुद्दा हो जाता है। उसकी अंतरराष्ट्रीय साख गिर जाएगी अपने आप में, उसको कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन ऋण नहीं देगा, उसके साथ अंतरराष्ट्रीय जो समूह है उनमें एक समता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ये कंट्री तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी सपोर्ट करती है और आतंकी फंडिंग को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, साथ में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सूची होती है ना, ये तय नहीं होती है। मतलब ये ऐसा नहीं होती है कि भाई फिक्स हो गई कि जो इसमें आ गया तो वो रहेगा ही, ऐसा नहीं होता है। सूची में शामिल करने
और हटाने के लिए FATF इसे नियमित रूप से संशोधित कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रे लिस्ट में पहले पाकिस्तान शामिल था, लेकिन अभी पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया। हालांकि ये समझ में नहीं आया कि क्यों हटाया गया। भारत ने तो इसके ऊपर विरोध भी जताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, लगभग सभी में पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे हाथ रहा है, पाकिस्तान का या पाकिस्तानी संगठनों का। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई पाकिस्तान टेरर फंडिंग को बड़े स्तर पे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी इस सूची को आप संशोधित कर सकते हो। वर्तमान में आप ध्यान रखना दोस्तों, 2 कंट्रीज ऐसी हैं, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी जो आपका उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया है, इस सूची में शामिल है। 2 कंट्रीज हैं अभी, ईरान और कोरिया। आई थिंक मैं एक बार करंट में चेक कर लूंगी, मेरे हिसाब से म्यांमार को भी इस सूची में शामिल होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक करेंगे FATF ब्लैक लिस्ट, और एक बार देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर आतंकवादियों को जो 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति है उसके द्वारा नामित किए जाने का क्या अर्थ है, FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, और भारत के लिए इनके क्या निहितार्थ हैं। होप आपको ये मुद्दा अच्छे से समझ में आया होगा। अपने सुझाव लिखने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अभी। लेकिन 2 कंट्रीज तो आपको याद रखनी ही है, ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं वर्तमान में। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।